everyone, welcome to the 9th lecture of some basic concepts of chemistry. आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ बेस्ड ऑन डाल्टन्स थ्योरी। 8th लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डाल्टन्स थ्योरी क्या है, वो कैसे किस तरह से डेवलप हुई है। अबाउट डाल्टन्स थ्योरी हमने पढ़ा था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम लिमिटेशंस ऑफ दैट थ्योरी। अगर आपने 8th लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको वॉच आउट कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से देख सकते हो आप। अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है इट्स बेस्ड ऑन लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। और अगर आपको कहीं भी कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। सबसे पहले तो डाल्टन्स थ्योरी ने एक माइंडसेट क्रिएट किया कि जो एटम्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसीलिए थ्योरी की इतना रेलेवेंस है कि आज की तारीख में इसके बहुत सारे पॉइंट्स गलत थे, स्टिल हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से एटम्स के कॉम्बिनेशन से मैटर बनता है। उन्होंने ये आइडिया दिया, ये थॉट दिया आगे के साइंटिस्ट को, जिस पे उन्होंने वर्क करके इस थ्योरी के एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, बेसिकली क्या इस पे सही है क्या नहीं है। बट जो मीडियम, जो सोर्स था जिस पे साइंटिस्ट ने रिसर्च की, वो डाल्टन्स थ्योरी से हमें मिलता है। दैट्स वाई हम उसको पढ़ते हैं अभी भी, कि यहाँ से टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग कि एटम्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और एटम्स होते क्या हैं और किस तरह से वो केमिकल कॉम्बिनेशन में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब समझने के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं दे आर रॉन्ग, और इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं इस थ्योरी में। बट स्टिल क्योंकि ये आइडिया प्रोवाइड करती है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस होती हैं जो फीचर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई डाल्टन्स थ्योरी, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन गे-लुसेक्स लॉ। गे-लुसेक्स लॉ, ठीक है, ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये आज हम पढ़ेंगे लॉ क्या होता है एक बार फिर से, ठीक है। फिलहाल आप ये नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई एंड हाउ डू एटम्स कंबाइन। इस थ्योरी के बेसिस से हमें कुछ भी नहीं पता चलता। जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे लास्ट टाइम पूरी थ्योरी के, आप एक बार पॉज करके देख लो इन पॉइंट्स को। तो जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि एटम्स कंबाइन क्यों कर रहे हैं और वो कंबाइंस कैसे कर रहे हैं। बस हमें पता है कि एटम कंबाइन करते हैं, दैट्स इट। वाई एंड हाउ वी डोंट नो। सो वही वाली बात है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एंड हाउ डू एटम्स कंबाइन। Do atoms combine together to form compounds or molecules? नेक्स्ट पॉइंट जो ये थ्योरी बताती है इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस। ये नहीं बता, हमें पता चल गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से, राइट। और सबसे छोटा जो यूनिट है वो एटम है, ठीक है। वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लास्ट लेक्चर ज़रूर देख लेना इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट, ओके। वैसे तो ये चीज़ें पता होती हैं बट स्टिल अगर नहीं पता है तो एक बार चेक कर लो। सो हमें पता चल गया था कि एटम्स जो हैं वो एक साथ जुड़ के एंड दे फॉर्म अ मैटर, कुछ भी बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं।
बट वी डोंट नो कि वो एक साथ कंबाइन ही क्यों हो रहे हैं और उन्हें कौन सी फोर्सेस है जो उन्हें एक साथ रखती हैं ताकि एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाए, राइट? सो दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन the nature of forces which hold the atoms together in compound atoms. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसने ये भी नहीं, इन्होंने बताया कि एटम्स जो है ना फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर ऑलवेज इन अ कंबाइंड स्टेट टू फॉर्म मैटर। ठीक है, तभी वो कंबाइन होते हैं, तभी मैटर फॉर्म होता है, क्योंकि वो कोई भी एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आइदर वो मॉलिक्यूल बना लेगा या फिर क्या होगा, वो एक साथ जॉइन होके एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएंगे, बट इट डजेंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। सो ये थ्योरी ये नहीं बता पाई, इसने ये तो बता दिया कि हाँ एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एक एटम एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्यों नहीं कर सकता ये नहीं पता चला हमको इस थ्योरी से। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन why atoms cannot exist in free state and why compound atoms can exist freely. Compound atoms can exist freely. और कंपाउंड के जो एटम्स होते हैं, कंपाउंड एटम्स का मतलब है जो एटम्स कंबाइन होके कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट एक सिंगल एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। मतलब मोनो एटमिक एटम ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इट कैन एग्जिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इट कैन एग्जिस्ट। ऐसा क्यों है ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो यही इस थ्योरी के लिमिटेशंस हैं, वो पॉइंट्स हैं जो हमें इस थ्योरी के थ्रू पता नहीं चलते, कन्फ्यूज़न रह जाता है हमारे माइंड में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। गे-लुसेक्स लॉ हम आगे पढ़ेंगे, गे-लुसेक लॉ, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, वो मैं आपको समझा दूँगी और हम उस समय रिकॉल भी करेंगे कि किस तरह से हमने ये चीज़ तब पढ़ी थी, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट डे पोजीशन of Dalton's atomic theory. अभी ये थ्योरी इतनी रेलेवेंट नहीं है, उसका भी रीज़न है कि रेलेवेंट नहीं है, क्यों नहीं है। अब आप देखो प्रेजेंट डे पोजीशन ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। आज की तारीख में डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको पता चलते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इस थ्योरी के बेसिस पे कहा गया है कि एटम जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन कुछ समय बाद डिस्कवरीज के थ्रू पता चला कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है और एटम कैन बी सब डिवाइडेड। तो इसकी थ्योरी का एक पॉइंट तो यहीं रॉन्ग प्रूव हो गया। एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा 10th तक। इन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन्स नामक चीज़ एग्जिस्ट करती है एंड इट इज़ अ सब पार्टिकल ऑफ एटम। देन एक और साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, उन्होंने बताया कि प्रोटॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद में डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन्स की एंड इट इज़ बाय चैडविक, ठीक है। तो इससे पता चला कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है, एटम भी बना हुआ है कुछ चीज़ों से, इलेक्ट्रॉन्स,
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हमें पता ही था। सो इस चीज़ के साथ, इन 3 डिस्कवरीज़ के साथ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज़ के साथ, जॉन स्टेल्टन थ्योरी जो है कहीं फीकी पड़ने लगी। मतलब उसकी जो उसका हर लॉ था वो बिल्कुल सही बैठ रहा था। जैसे इन चीज़ों की डिस्कवरी हुई वैसे ही ये जो डाल्टन्स वाली थ्योरी थी ये कहीं ना कहीं कम रह गई, उसके पॉइंट्स गलत प्रूफ होने लगे। हमने ये क्यों पढ़ा, सबसे बड़ी बात है हम क्यों पढ़ रहे हैं जब सारे पॉइंट इसके गलत प्रूव हो गए थे। टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू गेट अंडरस्टैंडिंग की सबसे पहले हमें यही पता चला था कि एटम होता है। अगर आपको सबसे पहले वहीं से पढ़ाएंगे कि देयर इज़ इलेक्ट्रॉन, देयर इज़ प्रोटॉन, देन देयर इज़ क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग कभी बनेगी ही नहीं साइंस के बारे में। जब भी आप प्रोग्रामिंग भी सीखते हो तो आपको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कि प्रिंटिंग कैसे करते हैं। अब ये प्रिंट थोड़ी ना करोगे जब किसी कंपनी के लिए काम करोगे, यू विल डू सम अदर थिंग्स, राइट। आप पूरा उसको डिटेल में पढ़ रहे होगे, सब चीज़ सिखाई जाएगी आपको, पूरे एल्गोरिदम्स होंगे, वो सब सीखोगे। बट स्टार्टिंग यहीं से होती है, स्टार्टिंग बेसिक्स से होती है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए, वरना उसका कोई यूज़ तो है नहीं। वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के काम आ रहा है। वो आप ऑफिस में बैठ के प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं लिखोगे सिर्फ, राइट। बस आपको एक स्टेटमेंट सिखा दी जाएगी। ऐसे ही ये चीज़ जो है ये अंडरस्टैंडिंग के काम आती है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज़ कोई नीड ही नहीं है। और भी बहुत सारी डिस्कवरी हुई थी, बट डाल्टन्स थ्योरी पढ़ने का ही यही रेलेवेंस है, ताकि हम कुछ चीज़ को रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमें पता कि रॉन्ग प्रूफ किया किस चीज़ को जा रहा है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद कि क्या क्या पोस्टुलेट्स थे जो सही थे और जो गलत थे। ठीक है, तो द प्रेजेंट डे, आज की तारीख में, पोजीशन ऑफ दिस थ्योरी, क्या क्या पॉइंट्स हैं आज की तारीख में, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एटम और मैटर के बारे में जो थ्योरी दी गई थी आज की तारीख में, इस कौन कौन से पॉइंट सही हैं, कौन कौन से गलत है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot exist in free state। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल सही था। सेकंड, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट मे नॉट बी आइडेंटिकल। हमें बताया गया था कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, बट एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट मे नॉट बी आइडेंटिकल। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं वो सब एक जैसे ही हों। क्यों? यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है एक आइसोटॉप्स का, आइसोबार्स का। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम मास नंबर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना अभी एक बार फिर से समझाती हूँ। एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट मे नॉट बी आइडेंटिकल। द एटम्स of the same element may possess different relative masses, different relative masses, उनका मास नंबर चेंज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तीनों का मास नंबर अलग होता है। ऑक्सीजन के अलग अलग होते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, देन वी हैव आइसोबार्स। इनका मास तो इक्वल होगा,
आइसोबार्स ना वो होते हैं जिनका मास नंबर इक्वल होता है पर वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास सेम है किसी बाई चांस। इस जगह पे हमें सिर्फ आइसोटोप्स पढ़ने हैं। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स, those atoms of same element which have different mass। अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इन सब इन पे वो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज atoms of one element may be similar to those of other element in relative masses। atoms of one element may be similar to those of some other element in relative masses। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? दे आर सच स्पीशीज ऑफ एटम, दे आर सच स्पीशीज ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having identical relative mass। ठीक है, अब ये हमने 3 पॉइंट्स देखे, मैं आपको बता ही देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, है ना, समझ आ जाए जो। देखो हमारे पास ना हाइड्रोजन है, एलिमेंट समझो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अंदर एक इसका होगा एटॉमिक मास, ठीक है, और होगा एक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो एटम है वो आयन की फॉर्म में ना हो, मतलब इन नेटिव स्टेट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं एक एटम में, उसका एक एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से और एटॉमिक मास को A से, ठीक है। सेकेंडली A ऊपर लिखा जाता है, Z नीचे लिखा जाता है। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर 1 1 ऐसे बन रहा है तो आप सोच लो, दिमाग लगाओ अपना कि ये A ऊपर था तो ऊपर वाला A से रिलेटेड है, यानी कि इसका एटॉमिक मास है 1 AMU। Z से रिलेटेड था 1 तो इसका एटॉमिक नंबर है कितना? 1 इज़ योर एटॉमिक नंबर। इतना तो रिलेट कर ही लोगे अगर आपने साइंस ली है तो, आई होप, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, हमने ना हाइड्रोजन एटम को कि एटॉमिक मासेस चेंज हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहे हैं। पहले तो आप ये रिलेट करो, ये सब क्या है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर ना किसी चीज़ का कभी चेंज होता ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना। एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होगा, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। मास आप देख सकते हो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सेम ही एलिमेंट है, तीनों हाइड्रोजन ही है, ये तीनों हाइड्रोजन के ही एटम है और किसी और चीज़ के एटम नहीं है, हाइड्रोजन के ही हैं, ठीक है। लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट है।
तीनों हाइड्रोजन के एटम्स के मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, 1 2 है 3 है। पता है ना ये ए जेड, ये कैसे याद रखोगे? ए सबसे पहला नंबर है अल्फ़ाबेट्स का तो ऊपर आएगा, जेड सबसे नीचे वाला है, सबसे लास्ट नंबर है तो वो नीचे आएगा, ठीक है। जेड को एटॉमिक नंबर क्यों दिया गया? ठीक है, जेड को एटॉमिक नंबर साइंटिस्ट ने दिया है, कोई और लैंग्वेज में एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते होंगे, आई डोंट नो दैट, बट याद करने के वे में आप याद कर सकते हो कि ए एटॉमिक मास वाला जो है वो ए से है, मास इज़ फॉर ए एंड नंबर इज़ फॉर जेड, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। मास इज़ फॉर ए, नंबर इज़ फॉर जेड। ऐसे भी याद कर सकते हो कि एम जो है वो एन से पहले आता है ना, तो एम पहले आता है इसलिए एटॉमिक मास जो है वो ऊपर आता है, एन बाद में आता है इसलिए जेड से रिप्रेजेंट होने वाला एटॉमिक नंबर नीचे आता है। याद रखनी है ये चीज़, इतना तो दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो एच 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 1 1 1 1 2 एंड 3। तो ऐसी स्पीशीज़, ऐसे एटम्स जो कि सेम एलिमेंट के, तीनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है जो कि हमेशा सेम रहेगा, पर इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट होता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। तो इससे वो वाले पॉइंट गलत प्रूफ हो गया कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट मे बी आर ऑलवेज आइडेंटिकल, दे आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, ठीक है, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है एटम्स में, किसी एटम में 1 होगा, किसी में 2, किसी में 3, ऐसे एटम्स को आइसोटॉप्स कहते हैं, ये आपने याद रखना है। सेकेंड चीज़ इज आइसोबार्स। आइसोबार्स वो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक, लाइक सपोज करो एक एटम है एक्स, एक है वाई, इसका मान लो एटॉमिक नंबर है 3, इसका है 4, ऐसा सपोज कर लो। मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पढ़ाना नहीं चाह रही हूँ, जिसमें आपको बता रही हूँ, लेकिन इन दोनों का ना एटॉमिक मास 23.2, ऐसे समझ लो 23.2 23.2 ही है, दोनों का एटॉमिक मास सेम है। इनका एटॉमिक मास सेम है पर ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, तब भी इनका एटॉमिक मास सेम है। ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स मैं कैसे याद करती हूँ? आइसोबार इज बार यानी कि बाउंड्री, ठीक है, बार लगाया जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें क्या होगा, हर चीज़ इवन होगी, ठीक है, तो उसमें मास इवन होगा बट वो एटम्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। ऐसे आइसोटॉप्स में याद करती हूँ कि इसमें टॉप में कुछ दिक्कत है, तो टॉप में अलग अलग नंबर्स हैं, इस तरह से। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए हैं यू कैन स्टिल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, में थोड़ा कोशिश करूँगी आपको और अच्छे से बता दूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज एटम इज डिविजिबल। ये तो बहुत ईजी है, डिविजिबल इनटू न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी आगे हम पढ़ेंगे भी, बोहर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। देन एटम इज डिस्ट्रक्टिबल ऑल्सो, एटम को भी तोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। क्योंकि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी विच इज़ इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या कहती है कि एनर्जी से मास बन सकता है और मास से एनर्जी बन सकती है, सीधी सी बात, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में यही होता है, एनर्जी से मास बनता है और मास से एनर्जी बनती है। तो एटम्स को तोड़, एटम्स से, एटम्स क्या है, एटम्स में मास है न्यूक्लियस के अंदर,
उस मास से एनर्जी फॉर्म हो जाएगी, एटम टूट जाएगा, ठीक है, और वो पॉसिबल है। और मास से एनर्जी बन सकती है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस में, ठीक है, वो आप आगे पढ़ोगे, अभी इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें समझ आ जाना चाहिए कि एटम्स को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। क्यों? एटम्स में मास प्रेजेंट है, उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, एटम विल हैव नो मास, और वो ख़त्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप अभी अकेले अंडरस्टैंडिंग बना लो, आगे चल के आप डिटेल में पढ़ोगे, आपको अपने आप ही समझ आने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, लेकिन एटम इज स्टिल, सिक्स्थ पॉइंट बिल्कुल सही है, एटम इज स्टिल सपोज्ड टू बी द यूनिट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट है, atoms of different elements usually combine together in a fixed simple whole number ratio to form molecules. ठीक है, सेवेंथ पॉइंट आप ऑलमोस्ट सही मान सकते हो, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो होल नंबर रेशियो में नहीं होते, मतलब 2:1 का रेशियो ना होके 2:2.5:1 का रेशियो हो जाए, ठीक है, ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। 7 पॉइंट आप लिख लो कि इस तरह के भी वो होते हैं कंपाउंड्स, मैं लिखवा देती हूँ, पर आगे पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, अभी तो सिर्फ बेसिक है ये। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यूजुअली कंबाइन टुगेदर in a fixed ratio to form molecules, ठीक है। However, there are several compounds whose molecules atoms are not present in a simple whole number ratio, whose molecule atoms are not present in a simple whole number ratio, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। लेकिन ये भी हम आगे पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देख लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे आपका बचता है गे-लुसेक लॉ, ये कौन सा लॉ है, और दूसरी चीज़ हमने ये देखना है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होता है। ये हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमको चीज़ें समझ आती जाएंगी। इसके बाद में आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हमें पढ़ने हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कई लॉज पढ़ने हैं आपको, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, वो आप लिख लो कौन कौन से पढ़ेंगे अभी हम। पहला लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तीसरा पढ़ोगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, चौथा पढ़ोगे गे-लुसेक लॉ, ठीक है।
चारों लॉज हमको पढ़ने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे हम, और उसके बाद हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पे आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो समझ आई होगी, आपने इतना समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम ये इन लॉज पे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। अभी प्रीवियस एक्सरसाइजेस, प्रीवियस टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस अभी बचते हैं, वो भी करेंगे, और अभी आगे का जो हमें पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को प्लीज़, एंड शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Share this video, share the knowledge, and please subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you guys.